तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ट्रायंगल्स का आखिरी एक्सरसाइज है जो कि ऑप्शनल के तौर पे रहता है। तो जैसा हम लोगों ने आपस में वादा किया था एक दूसरे से कि हम लोग हर एग्जाम्पल हर एक्सरसाइज का सवाल लगाएंगे, उसी कड़ी में हम लोग लास्ट एक्सरसाइज पे पहुँचे हैं 6.6 पर। मोटे तौर पे नंबर ऑफ क्वेश्चन शायद 10 हैं इसमें, जैसा देख रहा हूँ मैं, और कुछ पार्ट्स भी हैं उसके। तो अभी शुरू करेंगे, 10 के 10 लगाते हैं हम लोग, और ये इंटरेस्टिंग रहेगा हम लोग इतने अच्छे तरीके से अगर ट्रायंगल कर पाते हैं तो। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये है अपना पहला क्वेश्चन। इन फिगर 6.56, ये फिगर आपकी बुक में बना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। पीएस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। बाइसेक्टर का मतलब आप जानते हैं एंगल बाइसेक्टर का कि दोनों एंगल्स को बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। प्रूव दैट QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बड़े सवालों में एज ए थ्योरम भी यूज़ करते हैं, तो ये दिमाग में रखनी होगी ये बात। क्या है ये? एक ट्रायंगल है, 20 से आपने एंगल का बाइसेक्टर खींचा हुआ है, और उसके बाद देखिए QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। तो समझ पाए मेरी बात? ये क्वेश्चन तो है ही, लेकिन बड़े क्वेश्चंस के अंदर एज ए थ्योरम भी यूज होगा ये। ठीक, तो एज ए थ्योरम भी यूज होगा। अब देखते हैं इसको हम लोग को करना है कैसे। तो ये देखिए, इसके कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी देखिए कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन करना हो ना, उसको ज़रूर टिक कर लेना। ज़्यादा हो तो बुक में पेन से मत करना, किताब खराब हो जाएगी। पेंसिल से थोड़ा सा हिंट के तौर पे बना भी लेना। एग्जामिनेशन के दौरान जब आप रिवीजन मोड में होते हैं तो ये बहुत हेल्प करता है आपको। अल्टीमेटली तो वहीं परफॉर्म करना ना। तो आप मेरी बात समझ, जहाँ स्पेशल कुछ कंस्ट्रक्शन है उसको मेंशन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और बुक में अगर चाहें तो पेंसिल से थोड़ा सा हिंट के तौर पे मेंशन कर लीजिए, तो फटाफट आप पकड़ पाएँ बात। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया है हम लोगों ने, आर से पीएस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है। आर से पीएस के पैरेलल आरटी ड्रॉ किया है और क्यूआर को एक्सटेंड किया है। इन दोनों लाइनों ने आपस में कहाँ इंटरसेक्ट किया है? टी पर जाके। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, समझ पाए होंगे। आर से पीएस के पैरेलल एक लाइन और क्यूपी को एक्सटेंड कर देना। कहीं ना कहीं कटेंगे, जहां काटते हैं वहां मान लेते हैं टी पर कट करते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो एंगल नंबर 2 है ये एंगल नंबर 1 के बराबर है। बराबर है क्या? बिल्कुल। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। समझ पा रहे होंगे, बाकी लिखा आप देख भी पाएंगे, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं छवि। तो दोनों हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब छवि बेटा ये नंबर 4 और नंबर 3 भी बराबर हैं क्या? बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये QT हो गई अपनी ट्रांसवर्सल, तो दोनों हो गए अपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल। हो गए ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 3 और एंगल 4 यहां लिख लेते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए, और यहां से एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के। अब मजेदार बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1-3 पहले से बराबर है। एंगल बाइसेक्टर है PS, क्वेश्चन में गिवन ही था। ये क्या क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल बाइसेक्टर है PS, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 गिवन था क्वेश्चन में। अगर गिवन था तो एंगल 1-3 बराबर है, तो एंगल 2-4 बराबर हो गए। तो 2 कौन सा है? दिस वन, एंड 4 क्या है? दिस वन। तो ये आमने सामने की आर्म्स भी बराबर हो गई। हो गई नहीं हो गई? अब ये देखिए ये आर्म्स भी बराबर हो गई। अब यहां पर क्या करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे QS लिया जा रहा है और SR लिया जा रहा है। तो इस पूरे ट्रायंगल में ये जो 2 लाइनें पैरेलल हैं, यहाँ पर BPT लगा देते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोला करती थी कि अगर एक लाइन पैरेलल खींच दें हम तो दोनों साइड्स को, बहुत बढ़िया याद है आपको, ये खुशखबरी है। तो हम लगा देते हैं ट्रायंगल, यहीं लिख देता हूँ छोटा छोटा, बात करने जा रहे हैं QTR में, ऐसा समझ लीजिए आप। तो क्या रेशियो, ये PS पैरेलल थी इसके, तो BPT लगाई, तो BPT से आप लिख सकते हैं QS अपॉन SR ही लिख देता हूं इसी में। इसका रेशियो बराबर होना चाहिए QP अपॉन PT। कैसे लिखा है? BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, थिल्स थ्योरम जो बोलते हैं। क्या ये मैंने सही लिखा है? एग्री हैं हम?
अब यहां से एक और अच्छी बात हम लोग निकाल पाए थे, इस एंगल 2 बराबर एंगल 4 से हमारा PR बराबर आ गया था PT के। 2 बराबर 4 था ना, 2 बराबर 4, तो आमने सामने की साइड बराबर हो गई नहीं, तो आमने सामने की साइड क्या थी, PR और PT। अब यहां पर इस PT की जगह PR लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, और हम मिटा के लिख देने चलेगा, तो यहां पर हमने लिख दिया PR, और यही तो प्रूव नहीं करना था, खेल खत्म। ठीक, मैंने फिर आपको याद दिलाने के लिए बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये एज ए थ्योरम भी यूज होता है, तो इसको आप बुक में पेंसिल से मार्क कर लीजिए, कैन बी यूज्ड एज ए थ्योरम ऑल्सो, जैसे आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि जो सर ने बोला था वो ऐसा किया जा सकता है। और कोई स्पेशल कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट करके वो कंस्ट्रक्शन भी मेंशन कर लीजिए, जिससे चीज़ें आसान रहें आपके लिए। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है, आगे की बात करेंगे। हाँ, एंगल 3 एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, दोनों पैरेलल है। पैरेलल, अरे पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो गए, बस 3 4 बराबर हो गए। किसी और को भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बेचक छवि पूछना चाहती है कोई, बोलिए। नहीं पूछेंगी, एग्रीड। किसी पूछना है, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ये कुछ वर्किंग जो मैंने बोला है मोरलेस, तो आप चाहें तो उसको नज़र डाल सकते हैं, वरना जो मैंने समझाया आप समझ गए तो लिख भी सकते हैं। ये केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो कैमरे पे देख रहे होंगे उनको एक गाइडलाइन मिल जाए कि लिखते कैसे हैं। कई बच्चे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम फील कर सकते हैं, तो समझ तो रहे ही हैं, लिखेंगे कैसे ये भी समझ जाएं आप। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन फिगर 6.57 जो बाजू में बनी हुई है, भूमिका देखो ध्यान से। D इज ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज, इस हाइपोटेन्यूज पे D हमारा एक पॉइंट है AC पर। DM इज परपेंडिकुलर टू BC, और उसके बाद DN इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। ये देख रहे हैं आपको, ये 90 ये 90, और ये तो 90 खुद था ही अकॉर्डिंग टू फिगर। जी क्या कह रहे हैं, एक और जो बुक में, हाँ बुक में एक लाइन और बनी हुई है BD, वो हम लोग अभी बना लेंगे। इसमें शायद उन्होंने ऐसे, ठीक है ना, प्रूव दैट DM स्क्वायर इज इक्वल टू, ये DM स्क्वायर है, इज इक्वल टू DN इंटू MC, और फिर इधर की बात कर रहे हैं DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AN। तो देखते हैं, इसका भी कंस्ट्रक्शन छोटा सा है बहुत, अगले स्लाइड में चलेंगे तो वहाँ ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर आते हैं और कंस्ट्रक्शन के तौर पे क्या करेंगे, BD पहले ही से आप फिगर में, ये जो NCERT की सॉफ्ट कॉपी है उसमें ये मिसिंग है डायग्राम, ये ऐसे। तो हमने क्या किया, इस MN को भी ज्वाइन कर दिया है, ये ज्वाइन कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखें, इसकी बात करते हैं हम लोग, तो आपके पास नीचे जो फिगर है MBND, ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। क्यों रेक्टेंगल बन चुका है, क्योंकि आप जाने 3 साइड हमारी, अब 3 साइड 90 है तो चौथी 90 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, और चारों साइड 90 है तो कम से कम रेक्टेंगल तो आई है, और स्क्वायर नहीं तो, है ना। ये तो आप एग्रीड करते हैं। अगर वो रेक्टेंगल है, अब मैं डिस्कशन में ले जा रहा हूं, अगर वो रेक्टेंगल है तो ये उसकी डायगोनल्स हैं। अब हमें ये भी मालूम है कि रेक्टेंगल की डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और इक्वल भी होती हैं, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल होगा क्या, दिस वन। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो बाइसेक्शन तब भी होता, बस वो हाँ इक्वल नहीं होती। रेक्टेंगल होने की दशा में दोनों बाइसेक्ट भी कर रही हैं और इक्वल भी हैं। पकड़ पा रहे बात। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल है, हाँ कुछ कहना चाहते हो, अगर ये दोनों DO इज इक्वल टू OM, क्या बात की शिवेन, DO इज इक्वल टू MO। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। बहुत अच्छी बात। अब इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों आर्म्स इक्वल हैं तो ये एंगल 1
इस एंगल 1 के बराबर होगा ना। देखो ट्रायंगल ODM सही लिखा है, तो हमारा ये DO बराबर OM, तो आमने सामने के एंगल बराबर हो गए। बिल्कुल बढ़िया। और इसी तरीके से इधर में आ जाओ, ODN, इस ट्रायंगल में ODN देखो तो ये इसके बराबर है, तो ये एंगल 2 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। एग्रीड है यहां तक। अब एक और चीज देखिए आप कि ये एंगल आखिर कितना होगा, तो कितना होगा यहां से देखते हैं। ये एंगल कितना था 1, और ये पूरा 1 था, कितना पूरा 90 है। CDB इज 90 बुक में दिया है। तो ये एंगल यहां फिगर नहीं था इसलिए, तो ये CDB हमारा 90 है, तो ये 1 है, तो ये 90 - 1 हो गया ये हिस्सा, तो ये कितना हो गया 1। ये देखो 90 है ना ये। फिर से एक बार, हमारा ये एंगल 1 है, ये टोटल एंगल यहां से यहां तक कितना है 90, तो 90 में 1 घटा देंगे तो ये बचा हुआ एंगल मिलेगा इतना। समझ पा रहे हैं, 90 - 1, और ये था 90, तो ये एंगल कितना होगा 90 - this 1 होगा, तो 90 माइनस एंगल 1, तो क्या रिजल्ट आ गया 90 - 90 प्लस एंगल 1 यानी एंगल 1, तो ये एंगल 1 हो गया। बाकी चीज मिटा रहा हूं अब मैं, क्योंकि काफी किचड़ पिचड़ हो जाएगी वरना। समझ पाए हैं? अच्छा, अब तो हम यहां तक पहुंच गए कि एंगल 1 ये भी है कि नहीं। अब 2 ट्रायंगल पकड़ते हैं जिसमें ये हमारा फायदा मिले या घाटा मिले, जो भी है देखते हैं। तो किस किस ट्रायंगल की कहानी हो सकती है ये। एक है DM स्क्वायर, ठीक है, दूसरा है DN, और फिर है MC। तो क्या एक मिनट, ये MC मिल रहा है, वहां DN मिल रहा है और DM मिल रहा है, 3 आर्म्स हमें चाहिए। अभी वो देखेंगे कैसे करना। अभी हम इस टारगेट पे हैं कि हमें कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलरिटी की तरफ ले जा सकते हैं। तो क्या हम ये DMN और MCD, क्या हम इसको सिमिलर कह दें, क्या कह पाएंगे? क्या कैसे कह पाएंगे? सर वो एंगल CDM एंगल 2 हो जाएगा। ये एंगल है 1, कहने की जरूरत क्या हो ही गया है, क्योंकि दिस एंगल इज कहाँ पे थे, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 1, एंड इन दिस ट्रायंगल दिस एंगल इज 1। डबल ए क्राइटेरिया, और डबल ए क्राइटेरिया से हमारे कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाने की दशा में है। ट्रायंगल लिखता हूं CMD, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस देखेंगे हम लोग। C वाला था एंगल 1, तो इस ट्रायंगल में हमारा एंगल 1 M है, तो ये लिखेंगे M था 90 वाला, तो इसका 90 वाला D है, तो लिखेंगे D, और फिर लिखेंगे N। ये दोनों कैसे सिमिलर हैं, डबल ए या ट्रिपल ए क्राइटेरिया के बेसिस पे। डबल ए ट्रिपल ए जो भी बोले, समझ पाए डबल ए कैसे हुआ है। ये एंगल 1 इस एंगल 1 के बराबर, ये 90 इस 90 के बराबर। एग्रीड। अगर दोनों सिमिलर हैं तो हम लोग, क्योंकि हमको DM लाना है, तो हम यहां लिख देते हैं DM, यहां DM लिखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे ND। ठीक, अब यहां पे हमें आना चाहिए ना तिगड़म बेड़ाई, एक DM और दिखना चाहिए, तो उसको लिख दिया 2nd 3rd DM, और यहां क्या लिख दो MC। फिर से लिख देते हैं एक बार, तिगड़म सेटिंग जुगाड़ ट्रिक। क्या किया हमने, अब ये पहुंच गए यहां पर। अब हम DM के चक्कर में हैं, और DM हमको इधर से मिल रहा है 3rd, 1st, 2nd, 3rd ऐसे बता रखा है ना करस्पॉन्डिंग में। तो 3 2 लिखो, DM देखो लिखा, कोई परेशानी नहीं। अपॉन लिखेंगे, कुछ बराबर करते हैं। अब ये 3rd और 2nd था, या 3rd 2nd लिखोगे तो ND लिखोगे। अब अपने को DM स्क्वायर चाहिए, तो यहां DM आ जाता तो बड़ी खुशखबरी वाली बात होती। तो ये DM कैसे मिलेगा, यहां से 2nd 1st से, ये लिख दिया हमने DM 2nd 1st, तो यहां भी 2nd 1st,
यानी MC। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया DM स्क्वायर इज इक्वल टू ND इंटू MC। और अपने का वही आना था, ND या DN एक ही बात है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC, ये पहला बात हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या समझ में आया है ये? कहीं कोई डाउट? बड़ी अच्छी बात। अब ये हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया, लेकिन दूसरा पिताजी भी बचे हुए हैं, तो उनको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं कौन कौन सी आर्म्स आ रही हैं। लेट अस प्ले। DN, इसको मैं हटा देता हूं जिससे खिचड़ी ना पके। DN मतलब ये आर्म चाहिए, DM ये आर्म चाहिए, AN ऊपर वाले भाई साहब हैं। हम इन दो ट्रायंगलों के बारे में बात कर लेते हैं, शायद काम बन जाए। बन ही जाएगा लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा, तो ये जो अभी हमने चर्चा लिखी थी इसको हटा सकते हैं वो स्टार्ट करने के लिए। ये क्लियर है पूरा? ठीक, अब इन दोनों के लिए हम देखते हैं अपने सिस्टम से कि इन दो ट्रायंगल को क्या हम सिमिलर घोषित कर सकते हैं। हाँ, DN डबल नहीं आएगा। ये कह रही है DN डबल नहीं आएगा, बात सही कह रही है कि इस वाले में तो सिंगल ही आएगा, इसमें सिंगल आएगा। तो क्या अंदर वाला ले लें क्या? ये और ये ले लें तो आ जाएंगी सारे आर्म्स। DN डबल, DM भी आ जाएगी, AN भी आ जाएगी। ऐसा ही करना चाहिए। गुड। अगर हम इधर लेंगे तो DM डबल नहीं मिल पाएगा अपने को। ये दो ट्रायंगल लेंगे तो देयर इज वेरी वेरी फेयर चांस कि हमारा काम बन जाए। तो देखते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये अंदर वाला मतलब समझ रहे हो ना, ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हैं। लेट अस ट्राई। तो पहले लिख लेते हैं ट्रायंगल A, उसके बाद N और D। लेट अस सी, सिमिलर का साइन लगा दिया, हो नहीं होगा तो मिटा भी देंगे। तो आ जाते हैं देखने के लिए। A में है एंगल 2, इसमें कोई एंगल 2 है क्या? ये है 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग आ गया N। अब यहां पे 90 है N 90 या D 90, तो डबल ए क्राइटेरिया तो अभी फुलफिल हो गया भाई साहब। और तीसरा खिलाड़ी बचा M, वो तो मजबूरी में कोई प्लेस ही नहीं बचा। तो डबल ए क्राइटेरिया के लिए काम सेट हो गया। आप समझ पाए क्या? सरल लग रहा है? तो डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और हमने करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस सावधानी से केयरफुली लिख भी दिए। ध्यान दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस सही लिखेंगे तो ही कुछ होगा, वरना भ्रष्टाचार हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो हमारा रिक्वायरमेंट है DN पकड़ना है। DN तो DN तो ये इसको लिख लो 1 2 3 माई नेम इज अरविंद। तो इधर आते हैं ND, क्या चाहिए था? DN। तो तीसरा दूसरा लिख लें, तो तीसरा दूसरा में लिखा DN, ऐसे लिख लो इज इक्वल टू तीसरा दूसरा, यहां भी तीसरा दूसरा हो गया। अभी तो हम MD लिख रहे हैं बहरहाल। अब यहां पर हमको चाहिए फिर DN, तब तो कट्टम लगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर आएगा। तो DN कैसे मिलेगा? सेकंड फर्स्ट, और यहां भी सेकंड फर्स्ट। ठीक, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो DN स्क्वायर इज इक्वल टू MD इंटू NA। क्या ये मैच कर रहा है? बिल्कुल हाँ, मैच कर रहा है। थोड़ा सा पलटा मार देते हैं जिससे जो टीचर हो उनको कोई तकलीफ ना हो, और टीचर को तकलीफ नहीं हुई तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। सच्चाई यही है, बाकी सब भाषण है ना। ये हो गया हैंस प्रूफ। तो ये दो पार्ट थे, दोनों ही पार्ट हम लोगों ने आराम से किए हैं। ध्यान से देख लीजिए कि आपकी पूरी तरह समझ में आए हैं कि नहीं। विकास थोड़ा फोकस चाहिए आपका। ठीक, कोई चीज़ पूछनी है इसमें? देखो, वरना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सात्विक थोड़ा सा देखो इधर, कोई भी चीज़ डाउट लगे पूछ सकते हो, विषय कोई मनाही किसी को नहीं है ना। और आराम से भी चल रहे हैं, जल्दीबाजी भी नहीं मचाई हमने कोई, जिससे कि आपको शांति से समझ में आए बात। बस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लिया हम लोगों ने बेहतर करने के लिए। तो नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। 6.58 बाजू वाली फिगर। ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल ABC इज ग्रेटर देन 90। ये ABC, ये एंगल हमारा 90 से बड़ा है। क्वेश्चन समझ रहे हैं पहले।
एंड AD इज परपेंडिकुलर टू CB, CB को आगे बढ़ा देंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगी। प्रोड्यूस्ड, प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी ऐसे थ्योरम यूज होती है, कोई दम नहीं है इसमें। लेकिन देखो AC स्क्वायर क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ये ऐसे थ्योरम यूज होती है, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, कैन बी यूज्ड एज ए थ्योरम। बड़े सवालों में ये थ्योरम की तरह यूज कर सकते हैं। बड़े सवालों में मतलब कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो 1-1.5 पन्ने तक जाने की ख्वाहिश रखता है, तो उसको छोटा करने के लिए हम लोग ये छोटी मोटी मिसाइल मार देंगे उसमें, ठीक है। हाँ, ज़्यादा फुदक रहा है तो उसको शांत करना ही पड़ता है ना। क्लास में कुछ लड़के होते हैं ना, सवाल शुरू करने से पहले आंसर बोलने लगते हैं, सर 2 है 2 है 2 है, तो टीचर शांत कराता, बैठ जा, है ना। ये शुरू किया नहीं, चिल्लाने लगे पहले, ऐसे मिलते होंगे लोग। तो इसमें ये थ्योरम क्या है थोड़ा समझते हैं हम लोग। ये आपने ऐसे 2 ट्रायंगल बना रखे हैं, ये 90 है, ये ABCD, तो इसका स्क्वायर थ्योरम याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर दिस आर्म प्लस दिस आर्म का स्क्वायर, तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू DB इंटू BC, DB इंटू BC, वही लिखा हुआ है। तो आसान है याद करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर, 2 इंटू दिस वन इंटू दिस वन, ठीक। एज ए थ्योरम भी यूज होगी, प्रूफ करके देते हैं आपको भी हम, सिद्धि, ठीक है। आ जाते हैं इसमें हम लोग, तो कुछ करना नहीं है, AC स्क्वायर वाला लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा AD स्क्वायर। ये देखिए AC स्क्वायर के लिए लगाई है ना, तो ये बना AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब ये DC स्क्वायर को लिख सकते हो BD या DB प्लस BC, हाँ हो गया बिल्कुल। अब इसको A प्लस B के स्क्वायर से खोल दीजिए आप, A प्लस B का स्क्वायर आप जानते ही हैं, तो आ जाएगा A स्क्वायर यानी BD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। और इस वाले BD को अब इसके साथ क्लब कर लीजिए, तो ये बन जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और बेसिकली बराबर किसके, AB स्क्वायर। तो इसको लिख दिया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। और सवाल कहीं खत्म तो नहीं हो गया, खत्म हो गया, इतना ही था इसमें, बहुत ही आसान था, अच्छे से आया। तो अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी जल्दीबाजी किसी के साथ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ भी नहीं किया, सिंपली A प्लस B का फॉर्मूला लगा के ओपन कर दिया, दैट्स ऑल। ये भी कैन बी यूज्ड एज ए थ्योरम, टिक कर लेना पेंसिल से, जिससे आप आगे समझ पाएं। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। अब 4 में बोलता है इन फिगर 6.59, बाजू वाली फिगर, ABC इज ए ट्रायंगल इन विच ABC इज लेस देन 90। ये भी कैन बी यूज्ड एज ए थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं जैसे ध्यान रहे, और इसको भी हम लोग थ्योरम की तरह यूज करेंगे। इन दोनों में फर्क क्या था, वहां पर ऑब्ट्यूस एंगल था, यहां पर एक्यूट एंगल है, देखना वैसा ही है बिल्कुल। इन ट्रायंगल ABC ये 90 से छोटा है, उधर 90 से बड़ा था। डायग्राम बाजू पिछले वाला याद है ना, बनाए, याद है। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, प्रूव दैट, फिर वही नाटक, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहां पर माइनस 2BC एंड BD। ध्यान दीजिए, मजेदार बात देखिए, कितना मजा आएगा आपको, थोड़ा पैटर्न पकड़ेंगे तो आप। वहां पर कहानी थी A B C D 90, पिछले सवाल की बात कर रहा हूं बेटा, ये था ग्रेटर देन 90। इसकी थ्योरम जो लिखी थी आपने, याद भी कराने की मैंने कोशिश की अभी आपको, कि आपने लिखा था AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC।
अब यहां पे क्या लिखा जा रहा है, देखिए ये जो AC स्क्वायर था, ये AC स्क्वायर तो यहां भी है। ये AC स्क्वायर कहां से लेते हैं, जो एंगल बनता है एक्यूट ऑब्ट्यूज, उसके सामने वाला, सीधे इसके सामने वाला। हाफ 90 मत पकड़ना, इस सारी बात कहां फोकस करनी है, 90 से बड़ा या 90 से छोटे वाले एंगल पे। यहां से ये आपका सोचने का ओरिजिन है, यहीं से चालू होना है। तो यहां पर लिखा था AC स्क्वायर, यहां भी AC स्क्वायर। अब इसके बाद यहां हम जो एडिशंस किए थे, जो दो आर्म्स जुड़ी थी 90 से, उसको पहले लिखा था। ये देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां पे क्या ऐसा है, तो यहां पर जो आर्म्स इससे 90 से जुड़ी हैं वो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देख लेते हैं भाई, अरे बढ़िया, वो AB हुई है नहीं वही पैटर्न, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, फट से काम सेट कर दिया आपने। बस क्योंकि ये ऑब्ट्यूज था, इसलिए अब यहां पर क्या किया था हमने, ये जो आर्म 30 से जुड़ा हुआ एक पार्ट और 90 से जुड़ा हुआ एक पार्ट, दोनों पार्ट को लिखा था 2 dB इंटू BC, और यहां पे माइनस लगा के हमने लिखा 2, जो 90 से बना रहा है पहले, तो 90 से जो बना रहा था अंत तक गए, 90 से बना रहा था तो अंत तक गए, तो BC दूसरे वर्टिसिस तक, फिर 90 तक, तो फिर लिख दिया आपने BD। और यहां पे भी क्या किया था, एक बार B से गए थे C तक और B से गए थे D तक। मेरे कहने का मतलब है कि थिंकिंग आपकी इस एंगल पे शुरू होनी चाहिए। सारी कहानी यहां से सोचेंगे तो पैटर्न मिल जाएगा, कहीं और से सोचेंगे तो भटकाव रहेगा। क्या मेरी बात समझ पाए, थोड़ी बहुत कुछ अंदाजा लग रहा है कि लगभग काफी सेम जैसा है ना। यहां भी इसको लेके सोचे, देखो यहां से B से चले C, B से लेके D, हमने यहाँ DB लिख जरूर दिया लेकिन B से ही चले, तो यहां से B से चले C, B से चले D, बस माइनस आ गया एक्यूट में। तो दोनों थ्योरम एक ही जैसी, थोड़ा सा बदलाव लिए हुए, जो आप समझ सकते हैं, और हमने कोशिश की दोनों को साथ लाने के लिए। क्या मेरी बात आप तक पहुंची है? किसी को कोई परेशानी है फिर से पूछ ली, क्योंकि हम लोग प्यार से कर रहे हैं, तो प्यार से आपके दिमाग तक बात पहुंचनी चाहिए। कोई डाउट आ रहा आप पूछ सकते हैं, कुछ सेकंड्स 5 सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं, इस उम्मीद से कि कुछ आप पूछेंगे। चलिए फिर आगे की चर्चा करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करना, कोई दम इसमें फिर नहीं है, जैसे अभी किया था वैसे ही पिछला वाला वैसे इसको कर देंगे। ये हमने पैटर्न समझाने की कोशिश की, सवाल नहीं लगाया अभी, ये आपको पिछले वाले सवाल से मैच करा के दिखाया कि हाँ भाई इसमें ये मामला है, फर्क ये है, ठीक। तो ये कहानी है, बिल्कुल वैसी ही कहानी भाई साहब। AC स्क्वायर किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ADC, पाइथागोरस तो वही लगाते हैं 90 मिले, ये पकड़ा ADC, तो इसको लिखा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब इस DC को लिखने के लिए BC माइनस BD लिखना पड़ेगा, हर बच्चा ये जानता है, ठीक है। तो BC माइनस BD लिख दिया, A माइनस B का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये तो बहुत डिफिकल्टी वैसे होती है आपको तो AD स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब AD और इस AD और BD का पेयर बना दीजिए, तो AD और BD का बन गया, तो ये AB स्क्वायर हो गया, अगेन पाइथागोरस इधर, तो ये बन गया आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और काम खत्म हो गया फिर से। तो बिल्कुल वही सवाल था और एग्जामिनेशन में आता है, बड़े सवालों में ऐसे थ्योरम यूज होता है, मैंने 2-3 में टिक करवाया है। बड़े सवालों का मतलब कोई ऐसा सवाल आ जाए तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं एक लाइन में अकॉर्डिंग टू थ्योरम, क्या थ्योरम है चाहो तो लिख भी दो छोटा सा, उसको ये नहीं कि शुरू हो गए, वो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ आएगा आपका, मनाही किसी बात की नहीं। आगे चलते हैं, सवाल समझ में आया? सिद्दीक कठिन है कि आसान? आसान। जब आपको आसान लगेगा तो चैप्टर भी आसान लगेगा और करने का मन भी करेगा, और जब आपको डिफिकल्ट लगेगा तो मामला टेढ़ा है। फिर इसमें 2 या 3 पार्ट नजर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इसको भी करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इन फिगर 6.60, ये बाजू वाली फिगर, AD इज ए मीडियन, ये AD आपका मीडियन क्या होता है आप जानते हैं, जो सामने वाली आर्म को 2 सेम पार्ट में डिवाइड करता है, यानी BD इज इक्वल टू DC, तो ये कहलाएगा मीडियन। ये सब जानते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं जिससे रह ना जाए कोई बात। ABC एंड AM इज परपेंडिकुलर टू
बी सी, तो ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रूव दैट। अब ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर ये वाला प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो रीड आउट करने से कुछ नहीं होगा, सीधे हम लोग सवाल करना शुरू करते हैं, वही बेहतर स्थिति है इसमें। ये देखिए यहां पर आते हैं। अब मीडियन वगैरह दे रखा था, बढ़िया था। अब क्या करिए, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, कौन सा, ए एम सी। ये देखिए ए एम सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए अप्लाई कर दी गई है, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। ये देखिए लिखा, अब यहां पर ए एम स्क्वायर लिखा और इस एम सी को यहां से यहां तक को लिख दिया हमने एम डी प्लस डी सी। ठीक है, एम डी हम लाना चाहते हैं वरना आएगा ही नहीं, तो एम डी प्लस डी सी। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर से आप खोल देंगे इसको, तो ये लिखा ए एम स्क्वायर, ये एम डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2 एम डी इंटू डी सी, और इस एम डी स्क्वायर को उसके साथ क्लब कर लो, किसके साथ, ए एम स्क्वायर के साथ। तो ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, तो क्या बन गया ये, ए डी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2 डी सी इंटू एम डी। यहां तक हम लोग पहुंचे अभी। अब ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब यहां तक तो लोग पहुंच ही गए हैं। अब वहां पर जो वैल्यू थी ए डी स्क्वायर लिखा, और यहां वैल्यू क्या लिखी हुई थी, जिसको हमने बी सी अपॉन 2 लिखा है। ये देखिए, ये यहां पर था ए डी स्क्वायर के बाद डी सी स्क्वायर, तो डी सी को बी सी अपॉन 2 लिख सकते हो, और फिर डी सी हमको चाहिए नहीं, तो डी सी को फिर से क्या लिख देंगे, बी सी अपॉन 2। एग्रीड। तो यहां पर इसको डाला बी सी अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 बी सी अपॉन 2 इंटू डी एम। ठीक है, आयुष एग्री हो। तो यहां वैल्यू हो गई ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बी सी इंटू डी एम। यही तो नहीं प्रूफ करना था, तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन, तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक, सेकंड पार्ट में जो प्रूफ करना था उस पर एक बार नजर मार लेते हैं प्रूफ करने से पहले। ये ए बी स्क्वायर याली आर्म थी, ए डी स्क्वायर, ए डी मतलब ये आर्म लानी है सिस्टम में, माइनस बी सी इंटू डी एम और प्लस बी सी अपॉन 2। माइनस आ गया मतलब कहीं से बड़े पार्ट में से छोटा घटाने की स्थिति बननी चाहिए। तो ये पाइथागोरस में भी लगाते हैं हम लोग। तो इन ट्रायंगल ए एम बी, तो ए एम बी, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे ना, तो बनेगा ए एम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ये देखिए लगाया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। एग्रीड। अब उसके बाद ए एम स्क्वायर तो रहने दिया, एम बी को साहब, एम बी को लिख देते हैं बी डी यहां तक माइनस एम डी। इतने में इतना घटा दोगे तो इतना ही तो बचेगा, माइनस लाना था ना, इसलिए घटाने वाली बात करनी पड़ी। अब ये थोड़ी पकड़ बननी चाहिए, प्रैक्टिस से बन भी जाएगी। तो यहां पर लिख दिया बी डी, पूरे में से ये पार्ट घटाया तो आ गया बी एम ऊपर वाला। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दिया रजनीश। तो ये हो गया ए एम स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू एम डी। अब आगे चलते हैं, इस ए एम के साथ एम डी ले लिया, ए एम था ये और एम डी था ये, तो ये बन जाएगा ए डी स्क्वायर। तो यहां पर हमने इस वाले को लिख लिया ए डी स्क्वायर, और ये बी डी स्क्वायर तो था ही, साथ में 2 माइनस बी डी इंटू एम डी। अब यहां पर आप देखिए जो बी डी है वो तो आधा है ना, बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2। तो ये बी डी की जगह बी सी अपॉन 2, क्योंकि बी डी चाहिए नहीं था वहां हमको, तो ये बी सी अपॉन 2 और बी सी अपॉन 2 पुट कर दिया। पुट करने के बाद जैसा आप जान ही रहे हैं, ये वैल्यू बन गई ए डी स्क्वायर, ये आ गया 2 2 कैंसिल बी सी इंटू डी एम, और ये आ गया बी सी अपॉन 2 का
होल स्क्वायर, और यही जहाँ तक प्रूफ करना था। ठीक है, अब थर्ड पार्ट के लिए पहली और दूसरी को क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर, और हमें लगता है यही लाना था, आ भी गया AC स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तीनों पार्ट प्रूफ। आप देखिए ध्यान से, कहीं कोई परेशानी है शांति से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ कर सकते हैं, कोई आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इन्हें कहना है कि पहले जो हमने बातें सीखी हैं एज ए थ्योरम, उसका इस्तेमाल करके हम प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं। ठीक है, एग्री, समझ गए, आगे चलें हम लोग। ठीक है, ये थ्योरम कहना ये चाह रहे होंगे कि इसमें थ्योरम, इनकी बात भी समझ लेते हैं, इंटरेस्टिंग एक अच्छी बात बताएंगे ये। तो कैसे सात्विक, आप कैसे करना चाहते हैं थ्योरम यूज़ करके बेटा? हाँ अच्छा, अभी किया नहीं है, केवल आपने राय रखी है, तो इसको आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। हमने सोचा शायद इन्होंने कुछ की है वर्किंग, तो उसका फ़ायदा सभी लोग डिस्कशन में लेके आए हैं। ये समझ में आया पूरी बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 था जहाँ तक, ये कौन सा था? छठे पे आते हैं, 6th पे आते हैं हम लोग। 6th क्वेश्चन में बोला हुआ है, इसका डायग्राम भी ले लेते हैं साथ में, जो बनाना होगा तभी समझ में आता है ज़्यादा अच्छा। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है ABCD, इसके इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। जो डायगोनल का प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है AB स्क्वायर, साइड्स का जो चल रहा है ना BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा, DB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, टू प्रूव लिख दो। ये किया था क्या? हमें तो याद नहीं आ रहा है, किया था क्या? रोम्बस में क्या, ये पैरेललोग्राम की कहानी, फर्क हो गया दोनों। ठीक है, ये प्रूफ करना आपने को, एग्रीड। अब आगे की बात हम लोग करते हैं, जो प्रूफ करना, ध्यान में आ गई बात। अब ड्रॉ कर दें AM परपेंडिकुलर, उधर से BN परपेंडिकुलर, वो नहीं मिल रहा, एक्सटेंड कर दिया C को N तक के। ठीक मयंक? अब देखिए, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। अंशिका, ये कैसे बराबर है AD इज इक्वल टू BC? ये AD और BC कैसे बराबर हैं? पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स हैं। अद्रिका को एग्जाम में साथ ले जाना, ठीक। और AM बराबर BN और AM बराबर BN। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम, पैरेलल में तो दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस तो हमेशा ही सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये AM बराबर BN, एग्रीड। अब इन ट्रायंगल हमारा AMD, AMD ये हो गया BNC, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। ये कॉन्ग्रेंट कैसे हो गए? क्योंकि ये इक्वल है इसके, ये एक लाइन लगाते हैं, ये इक्वल इसके, और तीसरा 90। तो ये एंगल साइड कोई क्राइटेरिया था हमारे पास क्या? RHS लगा सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल बना ही है। तो दोनों से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, इसमें कोई तकलीफ नहीं है अपने को। और यही बात यहाँ लिखी गई है कि AMD इज कॉन्ग्रेंट टू BNC। अब कॉन्ग्रेंसी होने के बाद हमारा ये टुकड़ा मतलब MD बराबर हो जाएगा NC। दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। अब आगे इन राइट एंगल ट्रायंगल BND, BND ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, BND, इसमें पाइथागोरस लगा दो। तो ये क्योंकि हमें देखिए डायगोनल लाना है पिक्चर में ना, अपने प्रूविंग में, तो कैसे आएगा डायगोनल, सोचना है, अपने आप तो चल के आएगा नहीं। तो हमने ये पकड़ना था आर्म, तो हमने इस ट्रायंगल को लिया, तो इसको बनाया BD स्क्वायर इज इक्वल टू BN स्क्वायर प्लस
एन, कहाँ गया, कुछ गलत बोल रही है, बी एन स्क्वायर, ठीक तो है। तो ये देखो वैल्यू आ गई बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। पाइथागोरस सिंपल अप्लाई कर दी। अब ये डी एन को क्या लिख लिया, डी एन को क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी एन। अब ये ध्यान देना ना कि डी एन को तो बहुत टुकड़ों में लिख सकते हैं, सारे टुकड़ों में नहीं लिखा हमने, डी सी प्लस सी एन लिखा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डी सी लाना था, वरना आप सोचते सर इसको हम डी एम प्लस एम सी प्लस सी एन, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन उससे काम थोड़ी बनेगा अपना। आप लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन गलत ना होने के बावजूद आपका काम नहीं बन रहा, समझ रहे हैं? तो आपको वो पार्ट लेना है जिससे आपका सवाल होने वाला है, जहां जाना है, पहुंचना है। तो इसको हमने ब्रेक किया डी सी प्लस सी एन। ये देखिए डी सी प्लस सी एन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए। तो ये बी एन स्क्वायर डी सी स्क्वायर सी एन स्क्वायर प्लस 2dc इंटू सी एन। बहुत अच्छी बात है ना अनन्या? फिर इस बी एन और सी एन को साथ में ले लिया। क्यों? क्योंकि देखिए बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर मिलकर दे देगा बी सी स्क्वायर, और इस आन को भी लाना है हमको साथ में। ये देखो, तो ये मिल गया बी सी स्क्वायर, इन दोनों का मिलावट, और ये बना डी सी स्क्वायर और ये बना 2dc इंटू सी एन। यहां तक पहुंच गए क्या हम लोग? ठीक है। अब ये एक हमारा सिचुएशन आ गया है, इसको रोक के रखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, वहां भी कुछ ऐसी सिचुएशन लाएंगे और फिर शायद जोड़ दें तो बात बन जाए, या घटा दें, देखिए क्या कर सकते हैं। तो अब आप राइट एंगल ट्रायंगल ए एम सी ले लीजिए, ए एम सी, ए एम सी। तो ए एम सी में क्या किया आपने, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अब यहां पर ए एम लिखाना नहीं दिया, एम सी को लिख लिया, डी सी लाना था अपने को और डी एम घटा हमारा इसमें, तो डी सी माइनस डी एम कितना हो गया, एम सी। ये देखो लिखा यहाँ। अब इसको ए माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर दिया, तो ये आ गया डी सी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर माइनस 2dc इंटू डी एम, और इसको ए एम के साथ डी एम क्लब कर लो, तो ये ए एम है, देखो ए एम के साथ डी एम क्लब कर लोगे तो ए डी स्क्वायर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो ये इन दोनों को लिया तो ए डी स्क्वायर आ गया प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2dc इंटू डी एम। ये और इक्वेशन हमारे सामने आ गई। ठीक, अब ये वैल्यू जो लिखी थी ये क्या थी, बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये सब तो हो गया था हमारा। अब इक्वेशन थर्ड और सेकंड, इन दोनों से थर्ड और सेकंड कौन सी थी हमारी, यही वाली, ये जो बी डी वाली थी, इस बी डी को और इस ए सी को जोड़ दीजिए, क्योंकि डायगोनल्स थे ना। तो इस इक्वेशन को यहां लिखा है, देखो बी डी स्क्वायर, और यहां लिखा है ए सी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सम कर दिया, तो ये बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, डायगोनल्स आ गए दोनों, और बाजू में क्या आया, बी सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर डी सी स्क्वायर। ये देखिए साइड्स तो नहीं है, बी सी स्क्वायर साइड है, डी सी स्क्वायर साइड है, ए डी स्क्वायर साइड है, और डी सी स्क्वायर साइड है। यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है। अब आगे बात क्या बनी आपकी, माइनस 2dc इंटू डी एम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या वैल्यू मिलेगी, यहां पे चले जाओ, प्लस 2dc इंटू सी एन माइनस 2dc इंटू डी एम। ये देख रहे हो ना, इस पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा, बाकी तो ये जुड़ा ही हुआ है, कंफ्यूज तो नहीं हो। इसमें हमने कॉमन ले लिया कुछ मतलब डीसी, तो ये वैल्यू आ गई सी एन माइनस डी एम। तो सी एन कितना है, देखो सी एन और डी एन, तो ये तो कट के जीरो हो गया, क्योंकि सी एन और डी एम बराबर था, तो ये वैल्यू जीरो हो गई ना। तो जीरो होने के बाद हमारे हाथ में क्या बचा, बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। साइड्स देखिए, बी सी स्क्वायर ये हो चुकी है, डी सी स्क्वायर हो चुकी है, ए डी स्क्वायर हो चुकी है, और ए बी लाना है, और हमें पता है कि डी सी के बराबर ही ए बी होता है, पैरेललोग्राम है,
इसलिए हमने यहां क्या लिख दिया, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और हेंस प्रूव। ध्यान से देखिए, कोई बात अगर मिसिंग है आपके हिसाब से तो डिस्कशन में ले ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन है ये और इसी का भाई भी होगा 8वां कहीं, कहाँ है, हाँ बाजू में है। ये 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन जो लोग आगे छोटे मोटे, मतलब छोटे मोटे नहीं बोलना चाहिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं 10th के बाद वाले, या कई लोग NDA वगैरह का भी देते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं। या NTSC का आप जा रहे होंगे देने, कुछ बच्चे जानते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चंस वहाँ मिल जाते हैं। ये प्रॉपर्टी वहाँ लगती है काफ़ी, जितने, या बैंकिंग की कुछ लोग तैयारी करते हैं या करने की सोचे हों, शायद मालूम नहीं, जिसका प्लान हो, उन सब में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी मिलते हैं। ये उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाई नंबर 1 7वां, भाई नंबर 2 8वां। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना होगा, कई जगह लगेगा, अपने एग्जाम में तो लगेगा ही, साथ साथ में और भी इसकी जगह इस्तेमाल होगा। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो इन फिगर 6.61 ये फिगर है, AB एंड CD इंटरसेक्ट, ये दोनों कॉर्ड हैं, ये इंटरसेक्ट करती है ईच अदर एट पॉइंट P। प्रूव दैट ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू DPB। और फिर उसके बाद कोई बात की बातें हो तो बात देख लेंगे। तो क्या इन दोनों को सिमिलर हम प्रूव कर पाएंगे? सर वो वाला क्या वाला? नहीं, सेंटर तो बोला नहीं इन्होंने, इंटर ईच अदर एट पॉइंट P लिखा है, सेंटर तो बोला नहीं P सेंटर है जी। सेंटर P को सेंटर नहीं बोला इन्होंने। चलो देखो, आ जाओ, कोई बात नहीं। तो इन APC और DPC में ये तो हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, कर देते हैं भी ज्वाइन। तो दूसरा है CAP, ये एंगल, ये बराबर हो जाएगा BDP ये। अब आप कहेंगे कैसे, भाइयों और भाइयों के अलावा जानते हैं आप, है ना, तो ये आ जाओ यहाँ। अब आपने सीखा था क्लास 9th में, जो इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं 10th में आते हैं तो 9th भूल जाना चाहिए हमको, जिससे दिमाग पे लोड कम रहे। जैसे आप 11th में जन जाइएगा तो 10th भूल जाइएगा, तो लोड कम रहता है ना, तो हार्ड डिस्क कम भरी होती है तो तेज चलती है। ऐसे ही जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो सारी पढ़ाई भूल जाइएगा, तो और फ्रेश लगेंगे आप। एवरीथिंग इज एम्प्टी इन माई बॉडी, नथिंग इज देयर। आप लोग ने 9th में पढ़ा था कि अगर एक कॉर्ड AB है तो सर्किल के दोनों एक ही साइड में जो एंगल बनाया जाता है वो सेम होता है। अगर हम AB को, ये देखो BC जो है, ये कॉर्ड ट्रीट कर लें, ट्रीट क्या कर लें, है ही BC, तो BC एंगल A और BC एंगल D बना रहा है। अरे भाई बना रहा नहीं, बना रहा तो बना रहा तो दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे? क्लास 9 में पढ़ा था, याद है, भूल गए? पढ़ा था ना कि एक कॉर्ड हमारे पास अगर यहाँ पर यही नाम दे दो CB है, तो सर्किल के एक ही तरफ, इस तरफ वाला नहीं, इस तरफ कुछ और बात होती है, इस तरह नहीं, एक ही तरफ जो एंगल्स बनते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। कहीं बना दो, कहीं बना दो, सब इक्वल। इसका प्रूफ नहीं बताने जा रहा हूं मैं, 9 में सीख चुके हैं। याद आया? याददाश्त लौट आई। वो कौन सा, गजनी है ना, फिल्म आई थी ना आमिर खान वाली, वो भी कई लोग को नहीं मालूम करे, पता नहीं क्या बोल रही है। तो ये BC पे आए तो BC से ये एंगल और ये एंगल, ये निशान नहीं लगा रहा हूं यहां पर क्योंकि परमानेंट लग जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। अब इसी तरह AD को मान लो एक कॉर्ड, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। अब तो तीनों एंगल बराबर हो गया, बचा क्या इसमें? 2 ही में काम हो जाता, तीसरा तो हम लोगों ने मजाक के लिए गया। क्या समझ पाए हैं? बहुत अच्छी बात। तो ये सिमिलर हो गया,
अब करस्पॉन्डिंगली एंगल ए डी के बराबर था तो एंगल ए के सामने डी आया है, पी दोनों में बी कॉमन था तो कॉमन हो गया, बाकी तीसरा अपने आप ही बेचारे बचे ही नहीं कुछ। ठीक है, सेट हो गया। ठीक, अब यहां आ जाओ, पहला हो गया प्रूफ हमारा। अब सिमिलर ट्रायंगल जब होते हैं तो उनका रेशियो कभी भी प्रोपोर्शनल नहीं होता बेटा, होता है, अच्छा होता है। तो यहां पर लिख देते हैं एपी, और यहां पर लिखा पहला दूसरा, ऐसे गिनो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 2 3, पहला दूसरा एपी, ठीक है, अपॉन पहला दूसरा डीपी। फिर अपने को चाहिए था यहां पर पीबी, तो पीबी इसके साथ लाने के लिए नीचे आना चाहिए पीबी, तो यहां बड़े वाले ट्रायंगल का डीपी लिखे हो तो पीबी यहां ले लो, दूसरा तीसरा। अब दूसरा तीसरा ऊपर का पीसी, तो देखो वही आ रहा होगा, एपी इंटू पीबी इज इक्वल टू सीपी, पीसी सीपी एक ही है, इंटू डीपी। प्रूव हो गया। अब इसको याद भी कर लो एज ए थ्योरम, कैसे, बहुत सरल होता है, एपी इंटू पीबी, जहां से कट्टम लगा वहीं से, जहां से दोनों ने इंटरसेक्ट किया, एपी इंटू पीबी, पीसी इंटू पीडी, या ऐसे याद करो, पीए इंटू पीबी, पीडी इंटू पीसी, ये ज्यादा आसान है, पी से ही शुरू होना है, पीए इंटू पीबी, पीडी इंटू पीसी, खेल खत्म। इस थ्योरम को याद रखिए, कॉम्पिटिटिव में, बैंकिंग वगैरह में छोटे छोटे सवालों में इस्तेमाल होता है। मेरे कहने का मतलब है सीखेंगे तो उसका एडवांटेज काफी दूर तक है। समझ गए हैं? अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। नीचे वर्किंग जी दो मैंने समझाया है, उसी तरीके से लिखी हुई कहानी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग। अब 8 और 7 में कहानी क्या थी ना बेटा, कि हमारी दो कॉर्ड थी वहां पर जो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही थी। आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसे कहीं इंटरसेक्शन था, अब ऐसे कॉर्ड हैं हमारे पास जो अंदर इंटरसेक्ट नहीं करने को तैयार है, बाहर करेंगी, हम रोक तो सकते नहीं, जहां करना वहां करो। तो ये यहां भिड़ गई आके, दो गर्ल्स की लड़ाई कोचिंग से निकलकर सड़क पे होने लगी। तो क्या कर सकते हैं, हो रही तो समझाना तो पड़ेगा ही, है ना। तो उसके लिए हम लोग समझते हैं कैसे इनको सॉल्व किया जाए। बात समझ में आई कि नहीं, फर्क पिछले वाले सवाल से? अंशिका को बहुत अच्छा लग रहा है ना अंशिका? हाँ, सस की गिरी पड़ रही है, ये भीड़ के आई है कल परसों गई पक्का। तो अंशिका, टू कॉर्ड्स ए बी, ये देखो ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, यहां पर इंटरसेक्शन है। When produced, अंदर नहीं इंटरसेक्ट किया इन लोगों ने, बाहर इंटरसेक्ट किया है। आउटसाइड द सर्किल प्रूव दैट ट्रायंगल PAC, ये ट्रायंगल, और PDC, PDB, ये ट्रायंगल, दोनों सिमिलर हैं ऐसा बोला, प्रूव करो। और सिमिलर हो जाने के बाद तो हम लोग भिड़ा ही लेते हैं फिर रेशियो। ठीक है, चलिए इस सवाल को भी करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखिए, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? ACDB। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिनकी चारों वर्टिसेस किसी सर्किल पर पड़े, या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने साइड किस एंगल का सम 180 डिग्री हो, दोनों में एक ही चीज मिलती है। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये भी थ्योरम है। ये आपने शायद पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, याद नहीं आती, पढ़ी थी बता रहे हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका, ये होगा इंटीरियर एंगल के बराबर। इसका भी ले लो, चाहे इन्होंने PAC लिया है तो इसको ले लो भी देखने के लिए, दोनों बराबर होता है। PAC इज इक्वल टू PDB, और ये एंगल आप ले लेंगे अगर, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये थ्योरम थी ये 9th में, पता नहीं याद है नहीं याद है, ऐसे थी ना थ्योरम, कि ऐसे कोई जा रहा है कॉर्ड, सर वो नेगेटिव हो जाएंगे ना। हाँ, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे ही आपने पढ़ रखी थी ना, कि दिस एंगल इज इक्वल टू,
कौन सा ट्रायंगुलर बना दिया गया? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाना। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना दें। नहीं तो ये एंगल किसके बराबर होता था? ऐसे बना दें तो ये किसके बराबर आएगा? यहाँ इसके बराबर आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक, क्या ये सही है? तो ये एंगल किसके बराबर आएगा? थ्योरम याद है कि नहीं? कैसे? क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये कितना है? और बेचारे ये 180 माइनस थीटा है, तो इन दोनों का सम होना चाहिए 180। तो ये मजबूरी में थीटा होगा, तभी जोड़ोगे तो 180 मिलेगा, क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। नहीं है ना? सही है, समझ में आई बात? इसी तरह ये एंगल अगर x है तो ये हो जाएगा 180 माइनस x, और ये मजबूरी में x ही होगा, तभी ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनेगा। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल टू दिस एंगल, और भाई साहब फंस गया क्योंकि डबल क्राइटेरिया लग गया। तो ये दोनों ट्रायंगल मजबूरी में फंस गए। समझ में आया कि नहीं? तो अगर आपकी समझ में आया तो यहीं पर हम चाहें तो लिख सकते हैं ट्रायंगल PAC सिमिलर। P की कहानी किससे भिड़ी है? P की कहानी P से ही भिड़ी है। ठीक, A वाला एंगल X किसके बराबर है? D के। C वाला एंगल B के। हो गए दोनों सिमिलर, डबल ए क्राइटेरिया। ठीक, उसके बाद अब वो रेशियो वाली बात कर रहा है, तो रेशियो वाली बात कर रहा है तो कर लेते हैं। जैसे PA लिखा आपने, वही 1 2 3 लिख लिया करिए उसमें। तो PA लिखा, PA के बाद क्या लिखना चाहेंगे आप? PA के बाद PD, फिर PA के साथ PB था तो PB नीचे चाहिए, पहला तीसरा PB, इसका पहला तीसरा PC। अब वही हो गया जो प्रूफ करना था। देखो, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया बड़े तसल्ली से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। हटा रहा हूं इसको, समझ गए होंगे। इसको भी याद रखिएगा आप अपने पास। देखिए, इसको याद रखने का तरीका कहाँ है? जहां इंटरसेक्शन होता है वहां से पकड़ना है। तो PA, इस पॉइंट को पकड़ा, PA इंटू PB, जहां से इंटरसेक्शन है वहां से नपाई चल रही, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। पुराने सवाल में देखो कितना आसान, A B C D P, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। यहां पर PA इंटू PB PC इंटू PD। कितना आसान है ना? बिल्कुल सेम पैटर्न। बहुत अच्छी बात। अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 6.63 D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। D हमारा पॉइंट क्या है? BC के ऊपर ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट BD अपॉन DC या CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। देन प्रूव दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BAC। ये तो हमें लगता है जो थ्योरम पढ़ी उसे कन्वर्स है, अभी की थे ना 2-4 सवाल पहले, उसमें ये था पहला सवाल, बाइसेक्टर था। उसी का उल्टा है, ये कह रहा है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो प्रूव करो दोनों एंगल बराबर हैं। पहले सवाल का कन्वर्स पकड़ पाए क्या? अच्छा, बड़ी अच्छी बात। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, और इसमें जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो कंस्ट्रक्शन में क्या किया है हम लोगों ने कि AB को एक्सटेंड कर दिया आगे, और AE को काटा है कितना? AC के बराबर। यहां पर ये AE इज इक्वल टू AC है, AE और AC बराबर हैं। ठीक, अब इस बात को लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो कंस्ट्रक्शन है AE बराबर AC है। कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ समझ गए ना? AB को एक्सटेंड किया और AE को AC के बराबर आर्क लगा दी और C और E को मिला दिया। ठीक, अब यहां पर देखिए ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल बनाया है खुद ही। तो गिवन था क्वेश्चन में BD अपॉन CD, BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब AC बराबर AE है, तो इस AC की जगह हमने AE लिख दिया। अब देखिए AE लिख दिया तो क्या बन गया हमारा? BD अपॉन DC, AB अपॉन AE। ये कुछ BPT का कन्वर्स नहीं आ गया है सेम रेशियो में, और सेम रेशियो में तो इसके पैरेलल हो जाएगा।
बीपीटी का कन्वर्स यही बोलता है। अगर ये पैरेलल हो गया तो एंगल बीएडी, ये एंगल बीएडी बराबर हो जाएगा एईसी करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसी तरीके से सीएडी ये एंगल हमारा बराबर हो जाएगा इस एंगल के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो उस सिचुएशन में AC इज इक्वल टू AE बाई कंस्ट्रक्शन ही है हमारा। तो एंगल AEC, AEC ये एंगल और ACE ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि ये साइड्स भी इक्वल थी हमारी। ठीक, अब प्रूफ क्या करना है कि बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर थे, दोनों बराबर नहीं हो गए। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये दोनों साइड्स बराबर थी, आमने सामने के एंगल बराबर। तो एंगल 1 और 2 बराबर नहीं हो गए, 2 था तो ये 2 था, ये 1 था तो 1 था। तो ये 1 और 2 बराबर, तो 1 2 बराबर, एंगल बाइसेक्टर आ गया। ठीक, समझ पाएंगे? भूमिका गया, सुना ही नहीं इसने, डिस्कनेक्ट हो गई है। बाकी लोग समझ पाए? फिर से भूमिका तुम्हारे लिए बता रहे हैं, आगे से ध्यान रखो। यहां पर कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने AC बराबर AE कंस्ट्रक्शन से खींचा है। अब क्वेश्चन में दिया था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ये क्वेश्चन में गिवन है। BD अपॉन CD, AB अपॉन AC। हमने कंस्ट्रक्शन से AC को AE के बराबर किया है, तो यहां AC की जगह AE लिख दिया है। अब इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया है, BD अपॉन DC और BA अपॉन AE, ये BPT हो गया ना, BPT का कन्वर्स। तो कन्वर्स होने पे ये दोनों पैरेलल हो गए। अरे BPT का कन्वर्स यही तो बोलता है, सेम रेशियो में कट करेगा तो पैरेलल होगा। अब अगर इस एंगल को 1 कह दो, इसको 1, तो ये एंगल 1 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये अगर हम 2 कर दें तो ये 2 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखो ट्रांसवर्सल है, ये 2 2 बराबर, ये ट्रांसवर्सल है तो 1 1 बराबर। अब ये 1 2 बराबर है क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो 1 2 बराबर है तो ये एंगल बाइसेक्टर है। देन AD इज द एंगल बाइसेक्टर। काम खत्म। ठीक, अब इसका आखिरी सवाल करते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं, काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है बहुत सरल सवाल। लिखा है नज़मा इज फ्लाई फिशिंग इन ए स्ट्रीम। ये नज़मा जी हैं, फ्लाइंग फिशिंग कर रही हैं। द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर। जो टिपिंग रॉड आपकी देख रही है ये 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। ये वाटर है, इससे 1.8 मीटर इनका रॉड ऊपर है। एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर। और ये हमारा दूसरा क्या है, 3.6 मीटर। कौन सा है 3.6 मीटर? ये कितनी है? एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे एंड 2.4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड। ये टिप ऑफ द रॉड से ये 2.4 मीटर है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग फ्रॉम द टिप ऑफ अ रॉड टू द फ्लाई इज टॉट, मतलब तनी हुई है, खिंची हुई है। हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट इफ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड? If she pulls in the string at the rate of 5 centimeters per second, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? आप समझ पाए क्या कहानी हुई है? अद्रिका क्या कहानी हुई है? थोड़ा वो समझ पाए। ये सिचुएशन समझ गए हम लोग। इस सिचुएशन के बाद वो करने क्या वाली हैं? इफ शी पुल, पहली वाली सिचुएशन तो क्लियर है ना, जो सिचुएशन में है। इफ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट, ये अगर स्ट्रिंग को खींचना शुरू करे, रोलर लगा होगा, कितनी स्पीड से? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो खींचने के बाद 12 सेकेंड बाद जो व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर सेकेंड 12 सेकेंड। तो ये 12 सेकेंड बाद ये कहां पहुंचेगा? खींचेंगे तो ये पास आएगा ना ऐसे ऐसे से, तो कहां पहुंचेगा? तो अभी की सिचुएशन में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट शी हैज आउट कितना है? ये 1.8 मीटर, ये और ये 2.4 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी पाइथागोरस से, तो ये लगा 1.8 का स्क्वायर
प्लस 2.4 का स्क्वायर आ गया 3 मीटर। तो ये स्ट्रिंग अभी सिचुएशन कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, अब इसने कितनी स्ट्रिंग खींच डाली है, hence she has 3 मीटर स्ट्रिंग आउट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पुल्ड इन 12 सेकंड, 12 सेकंड में। 1 सेकंड की स्पीड थी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 12 सेकंड में 60 सेंटीमीटर खींच लिए। ठीक है, अब ये 3 मीटर थी और 60 सेंटीमीटर खींच लिए, तो अब बची कितनी रह गई, 3 में से 0.6 घटा दो। ये डायग्राम देखो, अभी ये 3 है ना, इस समय 3, और 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर में से 60 सेंटीमीटर खींच ली इसने, तो कितनी बची रहेगी, 240 सेंटीमीटर या फिर 2.4 मीटर। ठीक है कि नहीं, तो अब बची 2.4 मीटर खींचने के बाद, और हमने को और ये हाइट में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, अपने को BC निकालनी है। फिर पाइथागोरस लगा दिया, BD स्क्वायर, BD कहाँ आ गया, ये आ गया BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना है, 2.4 का स्क्वायर माइनस AB हो गया 1.8 का स्क्वायर। 2.4 का स्क्वायर कितना होता है, 5.76, और 18 का हो जाएगा 3.24, ये वैल्यू आ गई 2.52, और BC का अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट 2.52, तो वैल्यू आ गई 1.59 मीटर। तो हैंस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम द नज़मा आफ्टर 12 सेकेंड, ये तो आया था 1.59, लेकिन बाकी डिस्टेंस भी तो थी, ये डिस्टेंस, ये 1.2 वाली तो बची है, तो 1.59 प्लस 1.2, समझ में आ रहा है ये, तो 1.59 में 1.2 आपने ऐड कर दी, तो टोटल उससे दूरी कितनी रहेगी, 2.79 मीटर। 2.79 मीटर की दूरी कौन सी है, अब जब नई यहां पहुंच गई है, तो ये दूरी निकली 2.79 आफ्टर 5 सेकेंड। एग्रीड, समझ पाए। तो इस तरीके से हम लोग का ट्रायंगल का, जैसा हम लोगों ने बातचीत की थी, सारे थ्योरम्स, सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस विद प्रॉपर डिस्कशंस हमारे लगे हैं, बड़े अच्छे टाइम फ्रेम में। चलिए, बेस्ट विशेष आपको, आगे बात करते हैं हम लोग। थैंक यू।